पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में आपके लिए। अधिक फलत के लिए आम के बाग में जरूरी प्रबंधन। भरपूर उपज प्राप्त करने हेतु चने की फसल में जरूरी प्रबंधन। फसलों में बूंद बूंद सिंचाई तकनीक को अपनाएं और कम पानी में अधिक उपज पाएं। आम की बागवानी अपने प्रदेश में काफी देखने को मिलती है और अगले माह में इन बागों में बौर आने शुरू हो जाएंगे। अतः बागवान भाइयों, बौर आने की अवस्था के पूर्व कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है, नहीं तो थोड़ी भी लापरवाही आम की फलत के लिए नुकसानदेह हो सकती है। इसलिए आम के बागों में आप इस समय कौन कौन से आवश्यक प्रबंधनों को अपनाएं जिससे कि बागों से अधिक और गुणवत्ता युक्त फलत मिले, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के डॉक्टर PN कटियार। यूँ तो किसान भाइयों आप जानते हैं कि आम का बाग या आम का फल कहते हैं किंग ऑफ द फ्रूट, फलों का राजा कहा जाता है। स्वाद की दृष्टि से, उपयोग की दृष्टि से, इससे बनाए जाने वाले जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हैं उसको देखते हुए इसको फलों का राजा कहा जाता है। और इसलिए हमें इसके बाग के क्षेत्रफल को और बढ़ाना चाहिए और अच्छा लाभ प्राप्त करना चाहिए। किसान भाइयों, अभी अगले महीने फरवरी में आम के बाग में आम के पौधों से फूल आने का समय आ जाएगा। लेकिन अभी हमें क्या सावधानी बरतनी है? सर्वप्रथम ध्यान रखना है कि इस समय ना तो हमें खाद और उर्वरक का प्रयोग करना है और ना ही हमें सिंचाई करनी है। क्योंकि किसान भाइयों, इस समय अगर सिंचाई कर देंगे, खाद उर्वरक का प्रयोग कर देंगे तो उससे पौधे में जो फूल आना है वो फूल प्रभावित हो जाएगा। फूल गर्मी पाके आता है, इसलिए हमें ना तो सिंचाई उर्वरक देना है, उसकी गर्मी को उसमें बनाए रखना है ताकि तेज गर्मी से अधिक फूल प्राप्त हो सकें हर एक पौधे पर। दूसरा किसान भाइयों, खेत में चूंकि अगले महीने फूल आना है इसलिए ज़रूरी है कि बाग को हम साफ सुथरा कर दें, खरपतवारों से रहित कर दें। खरपतवारों को नष्ट करने के लिए उसकी निराई गुड़ाई या जुताई भी कर सकते जिससे कि बाग हमारा साफ सुथरा हो जाए। तीसरा किसान भाइयों, यही समय है जब आम के पौधों में कुछ कीड़े भी नुकसान पहुंचाते हैं। यदि अभी से ये पलने लगे तो आगे जाके जैसे ही फूल आएगा, फूल की मंजरियों से रस चूस लेंगे। तो किसान भाइयों, मैंगो हॉपर्स के नियंत्रण के लिए मोनोक्रोटोफास 1.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से पूरे पेड़ को भिगो दें। दूसरा एक हानिकारक कीड़ा जो इस समय काफ़ी दिखाई देता है उसको कहते हैं मिली बग। सफ़ेद रंग का चपटा कीड़ा होता है। किसान भाइयों, जनवरी माह में आम के बागों में जिस कीट का प्रकोप सबसे अधिक देखने में आता है वो है मिली बग। ये कीट वृक्ष की कोमल शाखाओं से रस चूसकर नुकसान पहुंचाता है। इसलिए आप इस कीट की रोकथाम हेतु कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं। अगर ये बाग में है तो इसका नियंत्रण जरूर कर लें। जमीन से 1 मीटर की ऊंचाई पर मुख्य तने के ऊपर 30 सेंटीमीटर चौड़ी पॉलीथीन की पट्टी बांध दें, ऊपर नीचे गोंद लगा दें ताकि नीचे से कीड़े ऊपर न जा पाए। और ऊपर जो आपने मोनोक्रोटोफास दवा छिड़की है उससे वो कीड़े खत्म हो जाएंगे। यदि नहीं छिड़की है तो फिर मोनोक्रोटोफास दवा का छिड़काव कर दें ताकि मिलीबग का कंट्रोल हो जाए। तीसरा जो प्रमुख है किसान भाइयों, उसमें है कि यदि कहीं
पेड़ पे कोई सूखी साखी टहनी है उसको ज़रूर छांट दें, क्योंकि उस पर कई तरह के कीड़े और बीमारी का प्रकोप हो सकता है, उस पर पलते हैं कीड़े और बीमारी, इसलिए उसको भी छांट दें। चौथा, एक नर फूलों का गुच्छा होता है जिसको हम मैंगो मेल फॉर्मेशन कहते हैं। अगर ऐसे गुच्छे ये साल भर पेड़ के ऊपर लगे रहते हैं, यदि ऐसे गुच्छे दिखाई देते हैं तो उसको काट कर ज़मीन में दबा दें और कटे हुए हिस्से पर बोडो मिक्सचर, भुजा हुआ चूना, तूतिया और थोड़ा सा पानी का लेई बनाकर जो हिस्सा काटा है वहाँ पर इसको लगा दें, तो इसका भी मैंगो मेल फॉर्मेशन का भी आगे फैलने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। तो इस प्रकार किसान भाइयों, जो 3-4 प्रैक्टिसेस मैंने बताई हैं, इनको इस समय कर लें ताकि आगे आपके जो आम का बाग है उसमें आम के जो पौधे हैं उनमें बेहतर तरीके से फ्लावरिंग आ जाए, बेहतर तरीके से फ्रूट सेटिंग हो जाए। किसान भाइयों, इस समय मौसम में नमी के चलते आम के वृक्षों में चूर्निल आसिता रोग, जिसे हमारे कुछ किसान भाई पाउडर मिल्लियों के नाम से भी जानते हैं, इसका प्रकोप देखने में आता है। ये एक फफूंदी जनित रोग है। इस रोग के कारण पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है, साथ ही मंजर और फल भी झड़ने लगते हैं। इसलिए इस रोग से आम के पौधों को बचाने के लिए घुलनशील गंधक की 2 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर पौधे पर छिड़काव कर दें। इस तरह बताए गए प्रबंधनों को यदि किसान भाई आप अपने आम के बाग में अपनाएंगे तो आगामी दिनों में आप भरपूर फलत प्राप्त कर सकेंगे। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, किसी भी फसल से गुणवत्ता युक्त अधिक पैदावार लेने के लिए ये जरूरी है कि उस फसल की क्रांतिक अवस्थाओं पर विशेष देखभाल की जाए। यदि बात करें दलहनी फसल चने की, जिन किसान भाइयों ने इसकी बुआई समय से की थी, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर है और फसल की इस अवस्था पर कुछ कार्यों को करना बेहद जरूरी होता है, जिससे फसल का अच्छी तरह से विकास हो सके और भरपूर उपज मिल सके। तो इस समय चने की फसल में कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, आइए इस बारे में जानकारी लेते हैं कृषि विज्ञान केंद्र मैनपुरी के डॉक्टर शंकर सिंह से। भारत सरकार दलहन को प्रोत्साहन करने के लिए अनेकों कार्यक्रम चला रही है और हमारे इन मध्य उत्तर भारत में खास तौर से जो मुख्य फसल है वो चने की है। तो सिंचाई में खास तौर से ये देखा गया कि चना यद्यपि बहुत कम सिंचाई चाहता है, आमतौर पे इसको पूरे फसल अवधि में 2 सिंचाइयों की जरूरत पड़ती है और एक सिंचाई 35-40 दिन पे जब हल्के से फूल चटकने लगें उस समय आवश्यक है। लेकिन चने में हल्की सिंचाई बहुत जरूरी है। जहाँ भारी ज़मीनें हैं वहाँ बहुत ही हल्की सूक्ष्म सिंचाई की ज़रूरत है। जहाँ रेतीली और दोमट टाइप की ज़मीनें हैं वहाँ थोड़ी ज़्यादा भी लग जाती है तो पानी सोख करके नीचे की सतह में चला जाता है, वहाँ नुकसान की संभावना बहुत कम रहती है। लेकिन यदि सर्दियों में बारिश हो जाती है, जैसा कि इस समय मौसम दिख रहा है, कई कई जगह थोड़ी बहुत बारिश भी हुई है, तो उसको उतने ही पानी में बहुत सहूलियत मिलती है और बहुत अच्छी बढ़वार उसकी होती है, नुकसान नहीं होता है। दूसरा, ऐसे इलाके जहाँ के सिंचाई में स्प्रिंकलर सिंचाई जो है बड़ी महत्वपूर्ण है। बुंदेलखंड में हम लोगों ने देखा कि जहाँ स्प्रिंकलर से सिंचाई की जाती है वहाँ परिणामों में उल्लेखनीय वृद्धि पाई गई है। 2.5 से 3 गुना तक जो है उपज में केवल जो है स्प्रिंकलर सिंचाई से इसमें वृद्धि देखी गई है। तो इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट छूट भी दे रही है। किसान भाइयों को चाहिए कि अपने खेतों में जहाँ दलहनी फसलें उगा रहे हैं वहाँ स्प्रिंकलर विधि से जो है सिंचाई की व्यवस्था करें, ये उनके लिए बहुत ही लाभप्रद है। तो जहाँ तक फसल सुरक्षा की बात है, वो जो है कीड़ा और जो बीमारी है, उकटा की बीमारी खास तौर से लगती है और उकटा में जो है वो उसकी जड़ में एक फफूंदी होती है जो उसको जो है सड़न कर देती है और जड़ से जो है पोषक तत्वों का आना जो है उसमें बंद हो जाता है और वो वहाँ पौधा का पूरा जो है सूख जाता है। तो उकटा के लिए अमूमन कहा गया है कि गहरी जुताई गर्मियों में हो
एक ही खेत में बार बार चने की फसल, मटर की फसल, मसूर की फसल न ली जाए। तो ये तो कुछ प्रारंभिक उपाय हैं जिनसे हम लोग उकटा रोक सकते हैं। लेकिन इन जमीन में जब बुवाई होती है, बुवाई से पहले उसका बीज शोधन और भूमि शोधन बहुत जरूरी है। तो भूमि शोधन में भी हम ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं और बीज शोधन में भी ट्राइकोडर्मा का उपचार 5 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से मिला करके यदि हम बुवाई करेंगे तो जो उकटा की समस्या है वो नहीं आती है। इसके अलावा किसान भाइयों, आप अपनी फसल को उकठा रोग से बचाने के लिए कार्बोडिजिम दवा की 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर ड्रेंचिंग करें, जिससे काफी हद तक इस रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। जहाँ तक कीड़े मकोड़ों की बात है तो सबसे प्रखर मात्रा में जो नुकसान पहुँचाने वाला चने में कीड़ा है वो है फली बेधक। ये फली बेधक जो है वो इसकी सुड़ियाँ बड़ी तेजी से बनती हैं, 1-2 सुड़ियाँ शुरू में दिखाई देती हैं, बाद में पूरे खेत में जो है इनका अटैक होता है और सारा दाना खा करके नष्ट कर देती हैं और चने की फसल पूरी तरीके से प्रभावित होती है। क्वालिटी भी गिरती है और पैदावार भी गिरती है। किसान भाइयों, चने की फसल को फली बेधक कीट से बचाने के लिए खेत में जगह जगह पर टी आकार की खूंटियां लगा दी, जिससे कीट भक्षक चिड़ियां इस पर आकर बैठेंगी और इन कीटों को खा जाएंगी। इसके अलावा किसान भाइयों, आप इस कीट पर नियंत्रण पाने के लिए NPB की 1 मिलीलीटर मात्रा को पहले 1 लीटर पानी में घोल लें और इसके बाद तैयार घोल की 4 से 5 मिलीलीटर मात्रा का 400 से 500 लीटर पानी में घोल तैयार कर प्रति हेक्टेयर फसल में छिड़काव कर दें। छिड़काव 10 दिन के अंतराल पर 2 बार आवश्यक करें। और कोई भी कीटनाशी दवा 15-15 दिन के अंतर पे, रोगार है, इस तरह की जो हमारी तमाम सारी दवाइयाँ कीटनाशक हैं, इनका यदि छिड़काव कर देंगे तो इससे हमें निजात मिलेगी। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से चने की फसल में आप अच्छा प्रबंधन करके चने की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। दिन प्रतिदिन भूमिगत जल स्तर में आ रही गिरावट के कारण फसलों की सिंचाई में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इसलिए आज के समय में जरूरत है कि कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली सिंचाई विधियों का उपयोग किया जाए, जिसमें सूक्ष्म सिंचाई विधियां सबसे अधिक कारगर साबित हो रही हैं और इसी के चलते बहुत से किसान इन विधियों का प्रयोग कर लाभ भी ले रहे हैं, जिसमें बूंद बूंद पद्धति फसलों की सिंचाई के लिए सर्वोत्तम है। तो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति कौन कौन सी फसलों में किस तरह से उपयोगी है और इस विधि को अपनाने पर शासन द्वारा कितना अनुदान दिए है, इस बारे में जाइए जानते हैं वाराणसी के उद्यान निरीक्षक अनिल सिंह से। किसान भाइयों, आपकी जो साग भाजी की फसलें हैं, आपकी जो फल पौधरोपण की फसलें हैं, आपके जो पुष्प की खेती आप करते हैं, उन सभी पर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की स्थापना की जा सकती है। मैं सबसे पहले आपसे वार्ता करूंगा कि ड्रिप सिस्टम लगाने से फ़ायदा क्या है। किसान भाइयों, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, जिसे हमारे कुछ किसान भाई बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, तो उन्हें सबसे पहले इस प्रणाली के द्वारा सिंचाई करने के लाभों के बारे में पता होना चाहिए, जो कि इस प्रकार है। किसान भाइयों, ड्रिप सिस्टम आपके सिंचाई के साधन से जोड़कर आपके खेत में अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछा करके और उसमें लेटरल पर ड्रिप सिस्टम आपके फसलों तक सीधे पानी पहुंचाने का, उनकी जड़ तक सीधे पानी पहुंचाने का साधन है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही कम समय में जितने आपकी फसल की आवश्यकता है वह सिंचाई आपके फसलों की हो जाती है। इसके लिए आपको अलग से कोई नाली बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार जब खुला पानी आप नहीं अपने फसलों में प्रयोग करते हैं तो आपके फसलों की जो जड़ें हैं वो बहुत अच्छा कार्य करती हैं और इससे आपके फसलों का उत्पादन 20 से 25% तक उसमें अधिक होता है और आपके बिजली के बिल की बचत होगी। आपके जो अधिक पानी के कारण जो खेतों में खरपतवार की ज़्यादा समस्या उत्पन्न होती है वो भी आपके उसमें श्रमिक
जो लगते हैं उसकी भी बचत होगी। यह आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी उपाय है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की स्थापना। इसको आप अवश्य ही अपने खेतों में लगवाने का कार्य जरूर करें, इससे आपको अत्यंत लाभ होगा। हमारे जो किसान भाई इस प्रणाली को अपनाना चाहते हैं तो उन्हें इस पर शासन द्वारा अनुदान दे है, परंतु यह अनुदान आपको कैसे मिलेगा इस बारे में आइए जान लेते हैं। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम या पोर्टेबल स्प्रिंकलर सिस्टम जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आपको अनुदान दे है, उसके लिए आपको सबसे पहले अपना ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। ऑनलाइन पंजीकरण आप कहीं से भी आप कर सकते हैं। इसके लिए कृषि विभाग के पोर्टल पर upagriculture.com पर जाकर सबसे पहले आपको अपनी कृषक आईडी बनानी होगी और इसके लिए आपको आवेदन करना होगा। उसके बाद यदि आप सीधे इसको नहीं कर सकते हैं तो अपने जनपद के कार्यालय जिला उद्यान अधिकारी में जाकर आप अपना आवेदन करके अपने ज़मीन के जो भूमि के कागजात हैं और जो आपके बैंक अकाउंट हैं उस पासबुक की फ़ोटोकॉपी, उसके साथ एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी या अन्य कोई वोटर आईडी इत्यादि इन सब चीज़ की फ़ोटोकॉपी, अपना मोबाइल नंबर, ये आप आवेदन पत्र के साथ आप जिला उद्यान अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध करा देंगे तो वहाँ पर ऑनलाइन आपका पंजीकरण करा दिया जाएगा। पंजीकरण होने के बाद आपको जो है इसकी स्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा। आपके ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्षेत्र के हिसाब से उसका संबंधित जिस कार्यदायी संस्था से आप कार्य कराना चाहेंगे उस नामित संस्था के जो इंजीनियर हैं वो आपके खेत का सर्वेक्षण करके उसका एस्टीमेट तैयार कराएंगे। उस एस्टीमेट के तैयार होने के बाद आपको स्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा। स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के बाद आप जो धनराशि उस संबंधित फर्म को प्रदान करके और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की स्थापना आप अपने खेतों पर कराएंगे और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की स्थापना होने के सफल संचालन के बाद उसके अनुदान भुगतान की कार्रवाई आपके खाते में आरटीजीएस माध्यम से डीबीटी सिस्टम से कर दिया जाएगा। किसान भाइयों, इसमें जो भी सिस्टम आपके फसल में लगना है उसमें अनुदान उसकी लागत के अनुसार है। जो किसान भाई हमारे बहुत बड़े किसान हैं जिनकी ज़मीन 2 हेक्टेयर या उससे अधिक की है, उन किसान भाइयों के लिए जो गैर डीपीएपी क्षेत्र हैं वहाँ पर 56% का अनुदान मानक लागत के अनुसार दिया जाता है। जो किसान भाई 2 हेक्टेयर से नीचे के लघु सीमांत श्रेणी के किसान हैं उन किसान भाइयों को इस योजना के अंतर्गत जो मानक लागत है उसका 67% अनुदान दिया जाता है। इस प्रकार यह अनुदान काफ़ी आपके लिए अच्छा है। भाइयों को इस सिस्टम का लाभ प्रदेश के सभी जनपदों में मिल सकता है और इसके लिए जो अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने नज़दीकी कार्यालय जिला उद्यान अधिकारी या उप निदेशक उद्यान अथवा अधीक्षक राजकीय उद्यान यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं और वहाँ से इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ से इसके आवेदन पत्र का प्रारूप आप प्राप्त करके और वहाँ से आप अपने अनुदान के लिए कार्रवाई कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है अतरौली हमीरपुर से अनिरुद्ध कुमार ने। यह रबी फसलों को पाले के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए किए जाने वाले उपायों पर जानकारी चाहते हैं। तो अनिरुद्ध जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई, जो इस समय तापमान है वो बहुत कम होता चला जा रहा है जिसके कारण बहुत सारी फसलों को पाला का खतरा रहता है, जिसके कारण आलू और दूसरी कई सब्जियां फसलें इसके कारण बर्बाद हो जाती हैं। पाला क्या है? शीत ऋतु में जब वायुमंडल का औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है या तापमान में अचानक गिरावट आ जाती है, तब फसल के पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित जल बर्फ में परिवर्तित हो जाता है तथा कोशिकाओं के आयतन में वृद्धि होने के कारण कोशिकाओं में उपस्थित जीव द्रव्य नष्ट हो जाता है। इससे कोशिकाएं टूटकर मर जाती हैं तथा पौधे झुलसे हुए नजर आते हैं। अत्यधिक पाला पड़ने से पौधे की पत्तियां एवं टहनियां बर्फ एवं हिमकणों में ढक जाती हैं।
फसलों पर कम तापमान के इस प्रतिकूल प्रभाव को पाला कहते हैं। इसे पाला, डाह एवं तुषार आदि नामों से भी जाना जाता है। पाले के प्रति संवेदनशील फसलें जैसे आलू, टमाटर, सरसों, बैंगन, अलसी, मटर, धनिया, जीरा, शकरकंद तथा फलों में पपीता, आम पाले के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। इसमें 80 से 90% तक नुकसान हो जाता है। पाले की तीव्रता अधिक होने पर गेहूं, जौ, गन्ना आदि फसलें भी अधिक चपेट में आ जाती हैं। पाले से बचाव के उपाय। यदि पाला पड़ने की संभावनाओं का मौसम विभाग द्वारा या फिर वायुमंडलीय परिवर्तनों द्वारा पूर्वानुमान लग जाए तो कुछ उपायों द्वारा फसलों को इसके कुप्रभाव से कुछ हद तक बचाया जा सकता है। किसान भाइयों को चाहिए इस पाला का बचाव करने के लिए कि वो अपने खेत की सिंचाई हमेशा नियमित अवस्था में करते रहें, ताकि खेत में अगर नमी बरकरार रहेगी तो उस पाले के अटैक को जो कम किया जा सकता है। पाला चूँकि भूमि में नमी होने के कारण तापमान में जो सॉइल का जो भूमि का तापमान है वो ज़्यादा कम नहीं हो पाता है। तो अगर नमी आपके खेत में विद्यमान रहेगी तो आपको पाले से आपके सब फसलों को वो सुरक्षा प्रदान करेगी। साथ में किसान भाइयों को चाहिए कि वो शाम के समय जब भी खेत में अगर जब तक वातावरण का टेम्परेचर सही नहीं होता है और कम है, तब तक किसान भाइयों को चाहिए कि जो भी खरपतवार मिले, साथ में अगर जैसे पहले उन्होंने धान लगाया है तो धान का पुआल मिले, जो कुछ भी मिले उसको हल्का सा सुलगा के छोड़ दें, ताकि उससे हमें हल्का धुंध टाइप में धुआं होता रहे। उससे किसान भाइयों को पाले से बचाव मिल सकता है, क्योंकि वो धुआं होने से उस पाले के अटैक को कम कर देगा और पाला उनकी फसलों से बचा रहेगा। साथ में किसान भाइयों को चाहिए, हमेशा हम लोग जोर देते हैं कि किसान भाइयों को अपने खेत में ऑर्गेनिक मैटर का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर का प्रयोग करने से जैसे सड़ी गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ये सब सारा ज़्यादा अगर प्रयोग करते हैं तो उसमें आप ये पाएंगे कि पाले का अटैक कम होता है। पाला उतना उन फसलों में ज़्यादा नहीं मारता है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट जब आपके सॉइल का धीमे धीमे बढ़ेगा तो उससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जो भूमि की जल धारण क्षमता है, उसमें वृद्धि होती है और आपके खेत में नमी ज़्यादा समय तक विद्यमान रहेगी। तो पाले का अटैक से ये बचा जा सकता है। तो किसान भाइयों को हम हमेशा ये सुझाव देते हैं कि हमेशा अपने खेत में ऑर्गेनिक मैटर का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करें, ताकि उनके खेत की सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ेगी, उनका उत्पादन अच्छा होगा, साथ में इन सब चीज़ों से उनको बचाव भी मिलेगा। निःशुल्क फोन संपर्क सेवा की इसी कड़ी में दूसरा प्रश्न पूछा है पीपरीपुरा इटावा से राधेश्याम जाटव ने। इनकी प्याज की फसल में बोल्टिंग की समस्या आ रही है और यह इसकी रोकथाम पर जानकारी चाहते हैं। तो राधेश्याम जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज हम बात करते हैं किसान भाइयों बोल्टिंग, जिसको नरडा रोग कहा जाता है। ये किसान भाई इसके बारे में कुछ सोचते हैं कि ये रोग है या कीट है, लेकिन किसान भाइयों मैं बताता हूँ, ये न तो कीट है और न कोई रोग है। प्याज की फसल में बोल्टिंग की एक गंभीर समस्या है और किसानों को इस समस्या के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है और अंततः किसानों को प्याज का बहुत कम ही उत्पादन मिल पाता है तथा प्याज की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं रहती, जिससे किसानों को उचित बाजार भाव भी नहीं मिल पाता और किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। ये एक दैहिक विकार है जो कि किसी पोषक तत्व की कमी से होता है। जो अपन बात करते हैं पोटास, जो कि टाइम पे दिया जाता है बुआई से पहले और बुआई के बाद भी आजकल दिया जाता है म्यूरेट ऑफ पोटास। तो इस पोटास की कमी के कारण एक तो ये रोग होता है। इस विकार का मुख्य कारण है वो है लो टेम्परेचर, कम तापमान पर सबसे ज़्यादा होता है, और एक है समय से पहले बुआई करना और समय से बाद में बुआई करना। तो इसके कारण ये विकार उत्पन्न होता है। किसान ये सोचते हैं कि यह हो क्या रहा है, प्याज की कंदों का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है। किसान भाइयों, आप प्याज की फसल में बोल्टिंग की समस्या को किस तरीके से पहचानें, चलिए इस बारे में भी हम आपको बताते हैं। किसान भाइयों, जैसे किसी खेत में प्याज की फसल खड़ी है तो जो तना दिखाई देता है, जो सॉफ्ट तना दिखाई देता है, वो तना ऊपर से नीचे तक सॉफ्ट दिखाई नहीं देता और बड़ा सख्त और कठोर हो जाता है। और कठोर तने के ऊपर वो जल्दी फूल आ जाते हैं। ये फूल आने की स्टेज नहीं होती इनकी, लेकिन जल्दी फूल आ जाते हैं। ये इसका मुख्य लक्षण है। और इन फूलों से अगर किसान भाई अपन सोचे कि इन फूलों से अपने को बीज प्राप्त होंगे, ये बीज प्राप्त होने वाले फूल नहीं है। इनसे अपने को इतना बीज प्राप्त नहीं होता है। ये एक दैहिक विकार है, जिससे कि क्या है, लीफ पे तो नुकसान होता ही होता है किसान भाइयों, इसके बल्ब
जो बल्ब की साइज है वो भी कम रहती है। जिस स्टेज में ये जिस समय पर ये आ जाता है विकार, उस समय जो बल्ब की साइज रहती है वो ही साइज प्याज की रह जाती है। प्याज की फसल में इस भारी नुकसान को देखते हुए ये जरूरी हो जाता है कि आप समय रहते इस समस्या का निदान कर सकें, परंतु कैसे करें इसका नियंत्रण, चलिए इस बारे में भी हम आपको बताते हैं। तो किसान भाइयों, इसकी रोकथाम के लिए मैं आपको बताता हूं कि इसके लिए क्या क्या करना चाहिए। इसके लिए अपने को पोटास, जो कि रिकमेंडेड किया गया है कि 100 kg पोटास प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए। इससे बुआई से पहले पोटास देना उचित रहता है, जिससे कि काफ़ी संभावना कम होती है। दूसरी बात अपने को ध्यान रखनी किसान भाइयों, उचित समय पे बुआई होनी चाहिए। समय से पहले भी ना करें और समय से बाद भी ना करें, क्योंकि टेम्परेचर के कारण भी ये बोल्टिंग जो विकार है, जिसको अपन नरडा कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा होता है। तो इसके इन 3-4 बातों का अपन ध्यान रखेंगे तो ये होने की संभावना बिल्कुल कम रहती है। और किसान भाइयों, ये न कोई रोग है और न कोई कीट है, ये एक विकार है जो कि अपन इसको आसानी से निजात पा सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, तो हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए p18annadatai@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर यानी कि 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मटर की फसल में लगने वाले रोगों से फसल का बचाव, अधिक पैदावार के लिए सरसों की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।